पहले क्या था 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। मंत्री जो है सठिया गए, समझे, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, असभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है। जिस महिला ने आपको पद पर बैठा है उस महिला के लिए आपने जब ताज सर्वे पर जब जनगणना पर बात हो रही थी आपने महिला पर एकदम दुरुपयोग किए हैं और महिला को ऐसा शब्द बोले हैं कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे। का कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करता है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो अब सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या मानसिक बीमार, और ये इसलिए हम कह रहे हैं, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको लेकर सियासी बवाल है। सियासी तौर पर नीतीश कुमार की घेराबंदी की जा रही है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सदन के भीतर बयान दिया जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए उसमें महिलाओं की पढ़ाई की भूमिका का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की अश्लील टिप्पणी ने उन्हें विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश के बेशर्म बोल पर बवाल बढ़ गया है। बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। नीतीश को अपना पद छोड़ देना चाहिए, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। बहुत आपत्तिजनक है, बिल्कुल मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी, अब आप मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं हैं। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। इस तरह का आपत्तिजनक बयान करना, इतना अशोभनीय काम आप किए हैं कि बिहार, देश, दुनिया और हमारी मां बहनें कभी आपको माफ नहीं करेंगी। राजनीति से उनको अलग भी हो जाना चाहिए और एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी चाहिए। तो नीतीश का बयान, जिसके बाद आप सुन रहे हैं कैसे बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे वही इस्तीफे की मांग की, कुर्सी छोड़ दें नीतीश कुमार। इस बीच नीतीश का वो बयान जिसको लेकर ये पूरा सियासी बवाल है, आपको सुनाते हैं। हालांकि उन्होंने जिन अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है वो जाहिर सी बात है हम आपको पूरा नहीं सुना सकते हैं। हम उस बयान को कई जगह हमें उसे बीप करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आपको ये बयान सुनकर कुछ हद तक समझ में आएगा कि कितने अमर्यादित तरीके से अपनी बात सदन के भीतर नीतीश कुमार ने रखी। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी उसको बात तो उसी में अब समझ लीजिए। तो ये वो नीतीश कुमार का बयान, और नीतीश के इस शर्मनाक बयान को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। महिला विधायकों ने नीतीश कुमार से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। मंत्री जो है सठिया गए, समझे, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। क्या लगा? नहीं, एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, अशोभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग।
मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं अब है। महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज़ होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं हैं या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। क्या महसूस होगा, ये चीज़ अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज़ को। जिस महिला ने आपको पद पर बैठा है उस महिला के लिए आपने जब तक सर्वे पर, जब जनगणना पर बात हो रही थी, आपने महिला पर एकदम दुरुपयोग किए हैं और महिला को ऐसा शब्द बोले हैं कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे। जब बेटा बेटी के समझिए शादी ब्याह होता है, किसी हम बेटी के शादी करते हैं उसका परिवार बढ़ता है, उसका हम गलत शब्द विधानसभा में नहीं बोल सकते, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो उम्र का होता है, जब उम्र बढ़ता है ना तो उम्र से आदमी के जवान फिसलता है, उनका जवान फिसलता है, अब बोलेंगे कुछ अब बोलते हैं कुछ। ये मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे, हम पूरे महिला मांग करते हैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। ये महिला शब्द सुनने लायक नहीं है। तो ये जो बेशर्म बोल नीतीश कुमार के सामने आए उस पर बीजेपी की जो महिला विधायक हैं उनका तो आपने गुस्सा देख लिया, लेकिन अब इसको लेकर कुछ सवाल भी हैं, एक एक कर आपके सामने रखते हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा आखिरकार इतनी अभद्र कैसे हो सकती है, ये सवाल बड़ा है। भरी सदन में महिलाओं का अपमान देश कैसे बर्दाश्त कर ले, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, जैसा कि आपने सुना कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। इतना अमर्यादित सीएम ऐसी सोच से कैसे बन जाएंगे पीएम, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 के लिए नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं वो देश जानता है। सीएम की ऐसी भाषा से जनता को क्या संदेश जाएगा, इसकी जवाबदेही भी नीतीश कुमार की है। और क्या नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगना गलत है, ये वो महत्वपूर्ण सवाल है मुझे लगता है जिनके जवाब देश जानना चाहता है। इस बीच हम सीधे आपका परिचय कराते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार को आप देख रहे हैं, पटना से ही शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से लता हमारे साथ जुड़ रही हैं और दिल्ली से दीपक रावत। मैं आपको सबसे पहले शशांक के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि शशांक के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त महिला विधायक मौजूद है, और जरा जानते हैं शशांक से कि इनका इंट्रोडक्शन कराइए और जानिए नीतीश के बोल पर इनके मन की बात। शशांक। देखिए, नीतीश ने जो बयान दिया है उससे ये लोग बहुत नाराज हैं। ये बीजेपी की महिला विधायक हैं सीतामढ़ी से, गायत्री देवी। नीतीश जनसंख्या नियंत्रण पे बोल रहे थे, लेकिन महिलाओं पे उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे पूरे देश भर में बवाल हो रहा है। मैं तो सीतामढ़ी से आती हूँ, माँ सीता जहाँ से प्रकट हुई थी, मैं उधर कल है जो मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री बिहार के रहते हुए और उनको जनता चुना है गाली नहीं देने के लिए, जिस जनक कल बात किए थे और महिला के ऊपर टिप्पणी किए, इतना शर्मिंदा हो गया पूरे विधानसभा, सबका माथा झुक गया। मंत्री का लगता है उम्र का ख्याल हो गया और बहुत दिक्कत आ रही है, अब बहुत दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, दोबारा सुनने की कोशिश करें क्या? अच्छा नहीं, दिक्कत आ रही है, सही से आउटपुट आ नहीं पा रहा है, कट कट कर आ रहा है। मुझे लगता है जरा प्रकाश कुमार का हम रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद हैं वहीं पटना से। प्रकाश, ये जिस तरीके से निशाने पर नीतीश कुमार बीजेपी की महिला विधायकों के आए हैं ये हम कल से देख रहे हैं, लेकिन एक और बात पर जो मैंने गौर किया वो ये कि सदन में जिस वक्त नीतीश कुमार ये अमर्यादित बयान दे रहे थे उस वक्त सदन के भीतर कहीं से कोई विरोध का सुर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी नहीं उठ रहा था। हाँ, हंसी के ठहाके जो हैं वो जरूर मुझे सुनाई पड़े उस वीडियो में जो हमने अब से कुछ देर पहले दिखाया दर्शकों को। तो कुल मिलाकर ये जो पुरुषों वाली सोच है ना, ये वो ज्यादा जाहिर होती है जितनी असंवेदनशील तरीके से वो कोट अनकोट सेक्स एजुकेशन जिसके दायरे में फिट करने की इस बयान को तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिश की जा रही है वो किया जा रहा है। देखिए रोमाना, नीतीश कुमार अपने हाव भाव, शब्दों के चयन, तोल मोल के बोल, इसके लिए जाने जाते रहे हैं।
लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी जो भाषा है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता बराबर उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनकी स्थिति बदतर होती जा रही है, और जिस तरह से सदन में वो जब यह बयान दे रहे थे तो उनके बगल में जितने भी मंत्री बैठे हुए थे वो बिल्कुल अचंभित थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यह शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का जो चयन कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वो तरीके से बोल रहे थे तो जाहिर है कि जो वहाँ पर ज़्यादातर जो पुरुष थे, विधायक और मंत्री थे, वो उनके बोलने के तरीके पर हंस जरूर रहे थे लेकिन अंदर अंदर एम्बैरेस फील कर रहे थे। ये बात भी सही है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने विधानसभा में ऐसे शब्दों और ऐसे हाव भाव का इस्तेमाल किया बल्कि वो विधान परिषद में भी वो ऐसा कह रहे थे। मुझे जो जानकारी मिली है रोमाना, कुछ लोगों ने उनके करीबी सहयोगियों ने उन्हें टोकने की भी कोशिश की कि इस तरह से शायद ये महिलाओं के प्रति ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर गए और फिर से विधान परिषद में भी उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद से काफ़ी मायूसी है जेडीयू के विधायकों में। हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं या बीजेपी के नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो जिसके लेकर के डिफेंड करना अब जेडीयू के नेताओं की मजबूरी भी है कि उनको डिफेंड किया जाए। और देखा कि आपने तेजस्वी यादव ने सदन की कार्रवाई से ये सारा हिस्सा हटा दिया गया है। सदन की कार्रवाई से ये सारा का सारा हिस्सा बयान का हटा दिया गया है या अभी भी है उसमें? नहीं, अब अभी भी है, और यही इसी बात को लेकर के जो जेडीयू के बड़े नेताओं में चर्चा भी हुई थी इस बात को कि उसको एक्सपंज कर दिया जाए, विधान परिषद से भी हटा दिया जाए। विधान जब ये बयान दे रहे थे नीतीश कुमार, तब सदन में खड़े होकर किसी बीजेपी के नेता ने इसको सदन की कार्रवाई से हटाने की उस समय मांग की सदन के भीतर? प्रकाश कुमार, देखिए, जो विधानसभा में जब हुआ रोबाना, जब विधानसभा में ये हुआ तो उस समय में आपने देखा कि लोग ठहाके लगा रहे थे, एम्बैरेस फील कर रहे थे, चर्चा शुरू हो गई थी, वीडियो वायरल हो रहे थे। इसके बाद विधान परिषद में सम्राट चौधरी, जो कि विपक्ष के नेता हैं विधान परिषद में, उन्होंने जब ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप गार्जियन हैं, आप इस तरह से कृपया महिलाओं के प्रति ना बोले। ये ज़रूर उन्होंने कहा, लेकिन एक्सपंज करने का जो अधिकार है, कार्यवाही से निकालने का है, वो या तो सभापति का होता है या फिर स्पीकर का होता है। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने खुद डिफेंड कर दिया कि इस बयान को, तो जाहिर है कि अब तक तो उसे नहीं हटाया गया है। ठीक है प्रकाश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। हम जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं मुंबई। हमारी सहयोगी लता इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं लता से कि मुंबई में आपके आसपास जो लड़कियां और महिलाएं हमें नजर आ रही हैं, वो नीतीश कुमार के इस बयान को किस रूप में देख रही हैं? देखिए रोमाना, कुछ देर पहले मैंने सीनियर सिटीजन्स जो है, रिटायर्ड महिलाएं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने सीधा नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके स्वभाव पर निशाना साधा। और अब मेरे साथ यंग लड़कियां हैं, हम पहले उनसे जानते हैं कि ये जो वीडियो है वायरल हुआ है, इस बारे में आप जानती हैं कि आपने देखा है? हाँ देखा। क्या जब आपने देखा कैसे लगा? मुझे लगता है सब विमेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी शुड ऑल लाइक जस्ट रिस्पेक्ट विमेन। अगर लड़कों ने ऐसे किया होता तो क्या हम ये एक्सेप्ट करते हैं? जी आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिफाई किया है वुमेन्स को और ये बहुत बढ़िया घटिया हरकत है। और अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो नॉर्मल लड़कों के साथ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ना। मेरे सोच अनुसार इसी सोच के साथ अगर आजकल की युवा बढ़ती जा रही है तो उनके थॉट प्रोसेस पर क्या असर होगा, ये सब सुनने के बाद। अगर नेता ऐसे बोलते हैं तो जनता पे क्या असर होगा? मुझे ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा और पॉलिटिशियन होके ऐसे बातें करना अच्छा नहीं है। देखिए, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक मुख्यमंत्री की ऐसी अभद्र भाषा कैसे हो सकती है। इसी वजह से ये आक्रोश जो सड़कों पर लोगों में और खासतौर से महिलाओं और लड़कियों में दिखाई सुनाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बयान की राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी निंदा की है। महिला आयोग का कहना है नीतीश कुमार को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा में नीतीश ने जो कहा वो महिलाओं का अपमान है। इस तरह की भाषा हमारे समाज पर काला धब्बा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं दीपक से, ये जो बयान जारी किया गया है महिला आयोग की तरफ से, क्या जवाब नीतीश कुमार से भी मांगा गया है? दिल्ली में भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को लेकर। और दिल्ली महिला आयोग की बात करें तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन इस वक्त कई सारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर। एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें विधानसभा में कर रहा है जहाँ पर कई महिला विधायक भी बैठी हुई हैं। आपने भी सुना उस बयान को, किस तरीके से आप?
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मुझे आपत्ति है इससे, और मैं नहीं चाहती। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए, और आगे से ध्यान रखें वो ऐसी चीज़ों का कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इस तरीके का बयानबाजी करते हो, इस तरीके का बयान देना क्या शोभनीय है? नहीं, ये बहुत ही अशोभनीय है। इस तरीके का बयान, सबको पता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होता है, इसको इस तरीके से बोलना ये बहुत ही गलत है। पूरा देश देख रहा है, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। आप किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार जी ने ये जो बयान दिया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। महिलाओं की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उस पर एक ये टोन कसा है उन्होंने। ये एक बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह के बयान उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। एक महिलाओं के सामने इस तरह का बयान देना, उन्हें बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए देश भर की महिलाओं से, हम यही कहेंगे। सर, आपने भी सुना होगा, आपकी क्या टिप्पणी? जी बिल्कुल, बहुत ही अमर्यादित बयान मुख्यमंत्री साहब ने दिया है, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान लेकर या आयोग को संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए। देखो, तो एक मुख्यमंत्री की भाषा इतनी अमर्यादित कैसे हो सकती है? लोग हैरान हैं नीतीश कुमार का ये बयान सुनकर, और आम आदमी के मन में भी यही बात। बेहतर यही नीतीश कुमार माफी मांग लें। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है। जहर के खेल में बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। देर रात एल्विश से नोएडा पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं वरुण से, क्या गिरफ्तारी को लेकर चर्चा क्या है? हो सकती है कानून के जानकार क्या बता रहे हैं, या फिलहाल जो तलवार लटक रही थी वो खतरा टल गया? देखिए, बिल्कुल खतरा अभी नहीं टला है रुमाना। नोएडा के आला अधिकारियों ने हमें ये बात कंफर्म की है कि अभी एल्विश यादव से पूछताछ पूरी नहीं हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी एल्विश यादव से लेना है, इसलिए उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। नोएडा पुलिस के सूत्रों ने यह भी कंफर्म किया है, जिन 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, जिनमें राहुल भी शामिल है। राहुल वो शख्स है जिसी ने रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। उस राहुल को और एल्विश यादव को आमने सामने बैठाकर जल्द पूछताछ करेगी, और इसके लिए इन 5 आरोपियों को दोबारा से रिमांड पर ले रही है नोएडा पुलिस, और उसके बाद एल्विश और राहुल को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कई सवाल है, किस तरीके से राहुल और एल्विश एक दूसरे को पहले से जानते थे, कितने समय से जानते थे। जिस तरीके से ये दावा किया गया कि एल्विश ने ही राहुल का नंबर एक संस्था को दिया था जिसके बाद रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, तो क्या एल्विश ने वो नंबर दिया था? इससे पहले एल्विश ने क्या दिल्ली में या नोएडा में इस तरह की रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज कराया? नहीं। एक लंबी सवालों की फहरिस्त है जिसको लेकर नोएडा पुलिस के आला अधिकारी खुद नोएडा पुलिस के आला अधिकारी जो हैं फिलहाल एल्विश यादव के मामले में फूंक कर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 घंटे की पूछताछ देर रात फिर फिलहाल छोड़ दिया गया है, और अब रिमांड पर लेकर उन आरोपियों को फिर दोबारा बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। देखिए, बिल्कुल देर रात करीब 11 बजे के आसपास सेक्टर 20 थाने पहुंचा था एल्विश। कहीं ना कहीं मीडिया से बचाने की भी कोशिश थी, क्योंकि सेक्टर 49 में मामला दर्ज हुआ था, वहां पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। रात 2 बजे के आसपास एल्विश थाने से निकला है, दोबारा पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों का ये कहना है कि एक संस्था ने स्टिंग ऑपरेशन किया, थर्ड पार्टी थी, तो किस तरीके से जो एल्विश का नाम सामने आया है उसकी भूमिका है, इसको एस्टेब्लिश कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महज किसी संस्था के आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। इसीलिए मैंने ये बात बताई कि राहुल और एल्विश ये दोनों कड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, और इनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही नोएडा पुलिस किसी निर्णय पर पहुंचेगी कि हाँ एल्विश की इसके अंदर सीधी सीधी भूमिका है या नहीं है। क्लीन चिट नहीं मिली है, पूछताछ जारी है। जो मुख्य आरोपी है उनको रिमांड पर दोबारा लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। हाँ, अगर थोड़ी सी भी भूमिका इसके अंदर आती है तो एल्विश की गिरफ्तारी होगी। जी, तो मतलब अब सब कुछ निर्भर करता है वो आमने सामने वाली पूछताछ पे, और ऐसे में राहुल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि एल्विश की मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। वरुण जैन। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एल्विश लगातार अपने आप को पाक साफ बता रहा है। उसने नोएडा पुलिस से ये भी कहा कि उसका इस रेप पार्टी को ऑर्गेनाइज कराने के अंदर
कोई रोल नहीं था। तो क्या इसका मतलब राहुल को पहले से जानता था या नहीं जानता था? कई वीडियोस भी एल्विश के सामने रखी गई जिसके अंदर वो सांपों के साथ वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बारे में भी सवाल जवाब किए गए कि अगर आपने कभी इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करी तो ये वीडियो कब आपने बनाया, कैसे बनाया, कहां से इन स्नेक्स को आपने प्रोक्योर किया था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब एल्विश ठीक तरीके से दे नहीं पाया या उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन थी। यही वजह है कि अभी भी उसको क्लीन चिट नहीं मिली है और जब राहुल सामने होगा तब और किसी तरीके का कुछ निर्देश यूपी पुलिस की तरफ से एल्विश यादव को दिया गया है कि आप अभी यहीं रहें, छोड़कर ना जाएं यूपी, या अपना घर जो गुरुग्राम में है वहीं पर रहें, इस तरीके की कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल एल्विश को ये कहा गया है कि अभी उससे पूछताछ खत्म नहीं हुई है, आज दोबारा उससे पूछताछ की जाएगी, इसलिए उसको नोएडा या फिर आसपास ही रहने के लिए कहा है, क्योंकि एल्विश का घर गुरुग्राम में भी है। लेकिन हमारे सूत्र इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि एल्विश अभी नोएडा के अंदर ही है, क्योंकि उसे पता है आज भी उससे पूछताछ होनी है और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी उससे आगे इस कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ हो। तो इसलिए अभी एल्विश नोएडा के अंदर ही है और आज जल्द ही वो दोबारा से पूछताछ में शामिल होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वरुण जैन नजर बनाकर रखिएगा, आगे अपडेट पहुंचाएंगे दर्शकों को। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टेरर फंडिंग केस में आज भी एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकवादियों के मददगार जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पंपोर और श्रीनगर में ये छापेमारी चल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का ये एक्शन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मददगार, उन पर शिकंजा कसता हुआ एनआईए का टेरर फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें संदिग्ध आतंकवादियों पर और आतंकवादियों के मददगारों पर एनआईए का एक्शन चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, कुछ जानकारी मिल रही है पंपोर और श्रीनगर में कौन कौन एनआईए के निशाने पर जहां ये छापेमारी चल रही है? देखिए रोमाना, ये जो रेड्स है तकरीबन 20 जगहों पे चल रही हैं और जो प्रमुख बात इन रेड्स की है टेरर फंडिंग के मामले में है और कश्मीर में के साथ साथ दिल्ली में भी एक जगह पर रेड इस समय चल रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, 3 जिलों में 20 जगहों पर कश्मीर में, जबकि एक जगह दिल्ली में रेड चल रही है। और अभी तक जो जानकारी हमारे साथ एजेंसी ने साझा की है उसमें यही कहा गया है कि टेरर फंडिंग का एक बड़ा मामला है जिसकी जांच चल रही है और शाम तक ये स्पष्ट किया जाएगा कि कौन कौन से कुछ बड़े नामों का भी खुलासा एसआईए कर सकती है जिनके खिलाफ टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप है। और तो ये बड़े नाम कौन हो सकते हैं, यही मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। इसको लेकर क्या सुखबुकाहट है? कुछ राजनीति से जुड़े हुए या फिर व्यापारी वर्ग हो सकता है इन बड़े नामों में शामिल? बिल्कुल, प्रमुखता जो जिन पर रेड्स हो रही हैं वो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सेब के व्यापारी हो या फिर कुछ अन्य इस तरीके के बड़े कारोबारी हो जिनके यहाँ करोड़ों का कारोबार हर साल होता है, तो उन्हीं को निशाना बनाते हुए ये जो रेड्स है इस समय चल रही है। हालांकि क्योंकि अभी रेड चल रही है तो एजेंसी की तरफ से किसी भी नाम या ऐसा कुछ संकेत नहीं दिए गए हैं कि किस तरह के बिजनेसमैन हो, लेकिन आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये एसआईए का एक्शन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अमर्यादित बयान के बाद सियासी उबाल है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार आज पहुंचे बिहार विधानसभा। गिर जाएगा। अरे अरे गिर रहा है। अरे अरे गिर गया। आपने एक ज्ञान की बात लोगों को समझना चाहिए। अरे गिर गया। सर आप बोलिए, मंत्री जी बोलिए। अरे आगे ना पूछिए ना
मुख्यमंत्री जी, आपने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सवाल पर जवाब दिया, मगर इसे किसी तरीके से बीजेपी स्टैंड ले रही है। अरे पीछे बोल रहे हैं सर, कल के आपके बयान के लिए क्या आप खेद प्रकट करते हैं? क्या चीज के लिए? कल जो आपने विधान परिषद में महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, सारे लोग काफी उत्तेजित हैं, क्या आप खेद प्रकट करते हैं? नहीं, एक मिनट हम बोल देते हैं। बोल रहे हैं। देखिए, हमने क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज़्यादा बढ़ाई और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही थी और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में अगर तो बीच में आप बोलने लगते हैं, इसलिए देखिए हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2। और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे, इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का आया 1.7, और बिहार का आया तो वहाँ के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा। और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं किसी का मैं कोई मेरे खिलाफ भी करेगा
तो मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता हूँ। अगर मेरी कोई बात गलती लगी है तो मैं इसको वापस करता हूँ और मैं दुख प्रकट करता हूँ और हम बाकी लोगों का अभिनंदन ही करता हूँ। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हम देखिए, हम लोगों ने जो बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% था और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लिए किया, तो हमने कहा कि वो ठीक है, हम लोग सब उसको स्वीकार है, ठीक है किया है। लेकिन उसके बाद, और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे कि पहले से ही तय है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसको मिलता है 60%। तो 50% में अब संख्या बढ़ी है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो इसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको 50 की जगह कम से कम 65 अगर कर दिया जाए, और 10 तो पहले से 50, 10, 60, तो अगर 65 कर दिया जाए तो 65, 10, 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा, पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया है।